हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर चेक कर लेना, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, धुआंधार सेशन रहेगा आज का। हिंदी आते हैं पहले प्रश्न पे। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ठीक है, वर्ण पूछा है कि माना किया गया, माना कितना है। ठीक है, मानक का मतलब हुआ माना, कितना माना गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ये मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे क्लास डीपली लिया था, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो 52 है। ठीक है, माना हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? तो 52। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे प्रश्न को। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में डीपली बताया है, तो आप देख सकते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11। अ, आ, ई, ठीक है, ये सब क्या है? स्वर हैं, और ये 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी का जो वर्णमाला है, ठीक है, इसको हम कितने भागों में विभक्त किए हैं? तो 2 भागों में विभक्त किए हैं। ठीक है, फिर आते हैं, इसको और जूम कर देते हैं, है ना। 2 भागों में विभक्त किए हैं। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। हाँ, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, कितनी है? 25 है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक है, अब मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद पूछा है, तो ह्रस्व और दीर्घ। अब ये इसको मैं बता दूं आपको कि देखिए, ये ई है, हम इसको क्या बोलते हैं? ई। ठीक है, तो ये हमारा, हम इसको पहले छोटे थे तो कैसे पढ़ते थे हम लोग? छोटी ई, और ये हो गया बड़ी ई। ठीक है, तो इसी को हम मात्रा के आधार पर विभक्त कर दिए हैं। तो वही ये बोला है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। तो इसमें ह्रस्व ई ये हुआ, देखिए, ये ह्रस्व ई है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ये छोटी ई को हम ह्रस्व ई कहते हैं, और बड़ी ई को हम क्या कहते हैं? दीर्घ ई कहते हैं। ऐसे ही ये ऊ है, ठीक है, इसको हम पहले छोटे थे तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? छोटा ऊ, और इसको हम पढ़ते थे बड़ा ऊ। तो ये छोटा ऊ क्या हो गया? ह्रस्व ऊ हो गया। हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे? अगर हमें बच्चों को पढ़ाना हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे कि ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो इसी को हम ह्रस्व ई और ये बड़ी को हम दीर्घ ई कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इंपॉर्टेंट है ना सारा, देख रहे हो, आपको दिख ही रहा होगा, है ना, कि सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज ये वाले क्वेश्चन हैं ये। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र को हम कहानी संग्रह कहते हैं। पंचतंत्र को क्या कहते हैं? कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह क्या है? पंचतंत्र है, और पंचतंत्र क्या है? कहानी संग्रह है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। ठीक है, इंदिरापति, इंदिरापति, ठीक है, इंदिरापति हम विष्णु भगवान को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं
अगले प्रश्न पे, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो शुद्धुक्कड़ी इनकी भाषा थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो शुद्धुक्कड़ी थी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का क्या है? दूसरा नाम है। यह कथन राम विलास शर्मा का है। ठीक है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? ये देखिए, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या कहा गया है? हाँ, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। हाँ, और यह कथन किसने कहा है? तो राम विलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। इसी में आता है आपका अरण्य कांड। ठीक है, जो कि आप अगर रामचरितमानस जो पढ़ते होंगे उन लोगों को पता होगा, है ना, कि इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड है। अरण्य कांड हो गया, ठीक है, और फिर आपका किष्किंधा कांड हो गया। ये सारे कांड जो हैं इन्हीं को लेके 7 कांड बनता है। ठीक है, तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी साहित्य के रचयिता, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इतिहास के रचयिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, कलम का जादूगर, ठीक है, कलम का जादूगर हम किसे कहते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। ये कलम के जादूगर, हम इन्हें रामवृक्ष बेनीपुरी को हम कलम का जादूगर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किसे लोकनायक कहा जाता है? तो तुलसीदास को हम लोकनायक कहते हैं। आपके ऑप्शन में रख देगा कबीरदास, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, तो हम तुलसीदास को क्या कहते हैं? लोकनायक। हम किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को हम लोकनायक कहते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पद्मावली। ठीक है, और पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जाटू किस बोली का उपनाम है? तो बांगुरु, ठीक है, उपनाम है किसका? जाटू बोली का। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, हिंदी का पहला नाटक कौन सा था? तो नहुष। ठीक है, नहुष जो है वो हिंदी का पहला नाटक है। क्या है हिंदी का पहला नाटक? नहुष। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आर्य भाषा में लिखी गई है। ये भी आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामायण, महाभारत और भी जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आर्य भाषा में लिखी गई है। रामायण, महाभारत, ठीक है, ये और भी इनके अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं वो आर्य भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, फिर देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्रह्माही लिपि का विकसित रूप क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, ब्रह्माही लिपि का विकसित रूप क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काव्य भाषा। ठीक है, देखिए हिंदी की विशिष्ट बोली जो है, विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है। ठीक है,
तो ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की 8वीं अनुसूची, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की भाषाएं कितनी मानी गई हैं? तो 22 भाषाएं मानी गई हैं, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है। ठीक है, संविधान की हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की भाषाओं 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो 22 भाषाएं भारत में मानी गई हैं। ठीक है तो बहुत सारी, लेकिन मान्यता सिर्फ 22 को मिला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना ये। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। और शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो 8वां अनुसूची है उसमें भारत को 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न पे। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है, फिर आते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए ये एक बार और पूछ दिया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। हिंदी का पूरे विश्व में बोले जाने वाली, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, तो ये विश्व में हिंदी को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कभी मत भूलने वाली बात है ये। बोलने वालों की संख्या, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो बोले जाने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? जो हिंदी भाषा है उसका पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। इसको तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बना है ये विश्व में। हिंदी तीसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बना है पूरे विश्व में। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। ये तो तीसरा देख ही लिया हम लोगों ने, है ना। फिर आते हैं हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा कि हिंदी भाषा का संबंध जो है वो देवनागरी लिपि से है। ठीक है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में भाषा को, एक लिखित एक मौखिक। एक को हम लिखते हैं, भाषा को क्या करते हैं हम लिखते हैं, और बोलते हैं। तो यही तो 2 रूप है भाषा का। ठीक है, आपको पता है कि भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का परिभाषा सबको पता है ना। और भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, तो वही ये पूछा है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अब उत्पत्ति, जैसे भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है कि उसमें इतने सारे भाषाएं आ गए, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारे भाषाएं कहाँ से आ गए? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है। ठीक है, फिर आते हैं कवि नरेंद्र शर्मा ने
राष्ट्रपति महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? ठीक है, तो उनकी रचना का नाम पूछा है। तो रक्त चंदन की रचना की है। कवि जो है नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के निधन, जब वो उनका निधन हो गया महात्मा गांधी का, तो कवि नरेंद्र शर्मा प्रभावित होकर, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की। ठीक है, रक्त चंदन की रचना किसने की? कवि नरेंद्र शर्मा ने। और किससे प्रभावित होकर? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने रक्त चंदन की रचना की। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। नाट्य शास्त्र फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है? ठीक है, तो विभत्स्य रस जो है वो असामान्य माने हैं नाट्य शास्त्रों ने। ठीक है, विभत्स्य रस को सामान्य नहीं माना है, असामान्य रस माना है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र था। जो काव्य शास्त्र है हमारा, उसका प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र था। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र था। ठीक है, रीति संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, आचार्य वामन क्या है? रीति। ठीक है, रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन? आचार्य वामन। ठीक है, फिर हिंदी के काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी का जो काव्य शास्त्र है तो उसके प्रथम आचार्य का नाम पूछा है। तो केशव दास जो हैं वो प्रथम आचार्य हैं काव्य शास्त्र के। ठीक है, काव्य शास्त्र से यहाँ 2 प्रश्न आ गया। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य वामन। ठीक है, और फिर देखते हैं, एक सेकेंड, हिंदी में जो काव्य शास्त्र है उसके प्रथम आचार्य कौन है? तो केशव दास जो हैं उसके प्रथम आचार्य हैं। किसके प्रथम आचार्य? केशव दास हैं। तो काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशव दास हैं। काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास जी हैं, ये नहीं भूलना है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो शहित शब्द से बना है। साहित्य किस शब्द से बना है? साहित्य किस शब्द से बना है? तो सहित शब्द से बना है हमारा साहित्य। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का आरंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य के जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। जो जीवनी साहित्य है वो कौन से युग में आरंभ हुआ? ठीक है, तो अब आरंभ और प्रारंभ में आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में जीवनी साहित्य का प्रारंभ, शुरुआत हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग में क्या हुआ? तो जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक है, फिर आते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जो है वो हिंदी भाषा के लेखक है और साहित्य के लेखक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हिंदी भाषा के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये तो सबको जानता है कि मनुष्य क्या है, समाज में रहता है तो वो एक सामाजिक प्राणी है। यह किसका कथन है? तो यह अरस्तु का कथन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है कि मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह कथन अरस्तु का है। उन्होंने ही कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ठीक है,
चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को, जब गद्य और पद्य मिला रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं। ठीक है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे। ठीक है। फिर रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि, जो ये रसनिधि है, तो पृथ्वी सिंह का उपनाम क्या है? पृथ्वी सिंह को हम लोग अक्सर पृथ्वी सिंह नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रसनिधि कहते हैं। ये अक्सर पूछ देता है पृथ्वी सिंह का उपनाम क्या है, तो रसनिधि है, या रसनिधि किसका उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का उपनाम है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र की अधूरी उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र। तो प्रेमचंद्र की एक उपन्यास है जो काफ़ी फेमस है, तो मंगल सूत्र है, और उनकी अधूरी उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाटककार लिखने वाले कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीकृत रामचरितमानस में जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा का, उसमें उस रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग, रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक बार बोल के याद करो। रामचरितमानस का प्रयोग, जिससे रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मीराबाई ने किस कवि में कृष्ण की उपन्यास की थी? हाँ, उपासना की थी, सॉरी। मीराबाई ने किस भाव में, ठीक है, मीराबाई जो हैं वो किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर्य भाव में उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी। ठीक है। मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर्य भाव में मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की थी। ठीक है। फिर एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांकी, ठीक है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है वो एकांकी के जन्मदाता है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ठीक है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस है। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने से आपके भी कानों में जाएगा आवाज़, तो आपको याद होगा। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अपनी आत्मकथा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी कविता, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? जो हिंदी का कविता है उसका पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का है। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का है। ठीक है, कविता में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था पत्र, उसका उदंड मार्तंड नाम है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलना ये। ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम सबसे पहले प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? जो सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ था पत्र, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उदंड मार्तंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उदंड मार्तंड। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य की प्रथम कौन सी है? इंदुमती।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? जो आंचलिक रचनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आंचलिक रचना किससे संबंधित है? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम क्या मानते हैं? हिंदी गद्य का जन्मदाता मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी गद्य का जन्मदाता मानते हैं। या फिर पूछेगा हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ठीक है, फिर कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर थे। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो दोहे। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामचंद्र के। और ये ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक का माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हम हिंदी का आदि कवि मानते हैं। ठीक है, फिर किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। और या फिर पूछे किस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं? तो भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। एक बार और रिपीट करो, याद हो जाएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं? तो भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। निर्गुण भक्ति, ठीक है, जो निर्गुण भक्ति है काव्य में प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वारा कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग से अभी आपको क्या मिल गया ना। ठीक है, फिर अन्वय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है? गुण। चयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। चयन में चयन में कौन सी संधि? अयादि संधि है। ठीक है, फिर मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और मूल स्वरों की संख्या जैसे पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना। माना गया है स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये हो गया आपका टोटल कितना? 100 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी ग्रामर का। ठीक है, जो कि आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। सारे एग्जाम्स में कितने सारे एकदम जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है सब इसमें है। ठीक है, आप एक बार इसको ज़रूर लाइक और शेयर करो। आप देखना कितना बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको और भी प्रश्न चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। और आपको इस टाइप का प्रश्न चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। डेली हमारा क्लास चलता है शाम को। आप प्लीज़ हिंदी के क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।